हेलो नमस्कार, मैं सालिम कुरैशी और आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस की अपनी इस क्लास में। तो चलो चलते हैं फिर। हमने जो कल किया था उससे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। हमने कल किया था अम्ल क्षार और लवण वाला जो चैप्टर था, और आज जो हम करने वाले हैं वो है धातु और अधातु। तो मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। ठीक है, धातुएं जो होती है वो सामान्यतः कठोर होती है। सामान्यतः क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है, ये आपकी चमकीली भी होती है। इनमें क्या होता है कि उष्मा वह विद्युत की क्या होती है, सुचालक भी होती है आपकी। ठीक है, इनमें तन्यता का आघात वृद्धता का गुण पाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः कठोर होती है, चमकीली होती है, उष्मा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, तन्यता का आघात वृद्धता का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। जब इनको इनको किसी कठोर सतह से टकराया जाता है, तो आपकी क्या उत्पन्न करती है, ध्वनि। और इस गुण को हम कहते हैं सामरस। सामरस या फिर ध्वनि। ठीक है, तो ये आपके धातुओं के गुण है। कठोर होती है आपकी, चमकीली होती है, उष्मा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, तन्यता व आघात वृद्धता का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। इनको किसी भी कठोर सतह से टकराया जाता है तो ये क्या उत्पन्न करती है, ध्वनि। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, सामरस या फिर ध्वनि कहते हैं। ठीक है, देखो कठोर होती है, चमकीली होती है, उष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। यानी धातुओं के अंदर, धातु में किसका गुण पाया जाता है, चालकता का गुण पाया जाता है। चालकता का आपका गुण पाया जाएगा। ठीक है, इसमें चालकता का गुण इसलिए पाया जाता है क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो एकदम निरंतर क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और जब किसी कण को ऊर्जा मिलती है तो ये अपने पास वाले कण को क्या करते रहते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं, जिससे वो कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और कंपन करते हुए कण जो होते हैं वो नेक्स्ट कण को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। और ऐसी जो एनर्जी का जो रोटेशन है वो हर कणों में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, जिससे प्रत्येक कण में ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो इन ऊर्जाओं का क्या होता है, ऊर्जाओं का स्थानांतरण होता है। इस कारण जो धातुएं होती है वो विद्युत, उष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक विद्युत की सुचालक, विद्युत की सुचालक धातु कौन सी होती है। तो याद रखना कौन सी होती है, आपकी चांदी होती है। ठीक है, और इसके बाद में होता है कॉपर। तो आपने कभी देखा होगा कि आपके घरों में जो ये वायर होते हैं, ये जो तार है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, जहाँ से विद्युत धारा आती है, जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक जो वायर है, तो वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है। पर याद रखें, चांदी के बना तो क्या पड़ता है, मतलब बेडो लारी ले जाए उठा बेटा को देखें करंट मारा वो गए हैं चांदी हो तो ले जाकर कड़िया बना लो करती। इन चांदी का कॉस्मेटिक में चांदी जो होता है वो कॉस्टली पड़ता है,
और कॉस्टली होने के कारण हम चांदी को उपयोग में नहीं ला सकते, इसलिए किसका उपयोग किया जाता है, कॉपर का उपयोग किया जाता है। तो ये बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि विद्युत का सबसे अच्छा शौचालय कौन सा है, तो कौन सा है, चांदी। उसके बाद क्या क्या होता है आपका कॉपर। और जो विद्युत जो तार बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं, आपके कॉपर के बनाए जाते हैं, ठीक है। और इस तार के ऊपर जो एक विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी पदार्थ होता है, क्या हमने कहा हरे रंगों ऊपर एक रबड़ हुआ ऊपर, तो बैटरी के बोला वही विरोधी बोला, क्यों बोला, ताकि जो तार है और हमारे बीच का संपर्क ना हो। अगर संपर्क हो जाओ तो फिर अपन डायरेक्ट क्यों संपर्क होगा, भगवान, और अपन डायरेक्ट भगवान संपर्क ना आवे, इसलिए जो तार हो है बिने ऊपर एक वायु रोधी पदार्थ, सॉरी विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग करा, ठीक है। नेक्स्ट है वो तन्यता और आघातवर्धकता का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। तन्यता और आघातवर्धकता का मतलब, तन्यता का मतलब होता है कि जब किसी धातु को, शुद्ध धातु को जब हम खींचते हैं तो एक पतले तार में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। पतले तार में परिवर्तित होने का जो गुण होता है वो आपको क्या कहलाता है, तन्यता। तो किसको मानते हैं, सोने को, सोना यानी गोल्ड। तो जो सोना होता है यानी गोल्ड होता है वो सबसे अधिक क्या होता है, तन्यता यानी तन्य होता है। आपके किताब में भी ये दिया हुआ है तो याद रखना, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। आपके पास अगर 1 ग्राम सोना है तो इससे आप कितना लंबा मीटर तार बना सकते हो, 2 किलोमीटर। तो ये गुण किसमें पाया जाता है, सिर्फ धातु में पाया जाता है। आघातवर्धकता, आघात का मतलब होता है चोट मारना, आघात का मतलब क्या है, चोट मारना। वर्धता का वृद्धि, क्या होना, वृद्धि। अरे चोट मार के वृद्धि करना, तो जो धातु होगी बिन ऊपर अगर आप चोट मारा ना तो बिन क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आघातवर्धकता का मतलब क्या होता है, किसी भी धातु पर चोट मारकर उसके क्षेत्रफल में क्या करना, वृद्धि करना, क्या कहलाता है, आघातवर्धकता कहलाता है, ठीक है। ये भी गुण किसमें पाया जाता है, धातु में पाया जाता है। अब यह थोड़ी है कभी सोचता हो कि कुछ ये जो गेट वगैरह है अपने सीधा करो जमीन निकलता हुआ खेत में जाकर ढूंढता ही खोदा नहीं भी ना तो नीचे गेट निकले, गेट को निकले इनका जो छोटा छोटा लोहे के क्या होते हैं, कण होते हैं, उनको फिर उनका क्या किया जाता है, परिष्करण किया जाता है। परिष्करण करने के बाद हम इन लोहे के कणों को एकत्रित करके इनको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद हम किसी आकृति या फिर उसको किसी आकृति का स्वरूप दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट नहीं मिलते तो क्या होता है, आघात बढ़ जाता। फिर लोहार लोग गए होगा गाँव में, लोहार आएगा नहीं तो बाबू ने क्या करा भाई, कोई बाबू पैसा ही हुआ है, लोहार लोहे का काम करने वाले, तो उनका क्या होता है कि वो कोई भी लोहा है उसको आकार परिवर्तित करके या किसी पात्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। संजय वाला मूवी याद ना रखे, काटिया ये हाथ नहीं हथौड़ा है, ठीक है। फिर इनको किसी कठोर सतह से जब टकराते हो तो क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल की जो घंटी होती है, स्कूल की घंटी किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है, पीतल होता है इसमें। तो ये आपके धातु के गुण। अब इनमें थोड़ा बहुत अपवाद भी हो रहा है। अपवाद का मतलब होते हैं तो इनकी कैटेगरी के, लेकिन वो जो अपने गुण है वो इनसे क्या रखते हैं, भिन्न रखते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। कुछ अपवादों की हम बात करेंगे और वहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मैं अगर धातु की बात करूं तो जो आपकी आधुनिक अवस्थानी होती है, आधुनिक अवस्थानी, इसके जो बाईं तरफ आते हैं, बाईं तरफ आने वाले तत्व आपके क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। इसमें एक सीधी नुमा क्या होती है, इस आधुनिक अवस्थानी में सीधी नुमा संरचना होती है और इस सीधी नुमा संरचना में आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, आपके उपधातु कहलाते हैं।
और इस शिबनुमा जो संरचना होती है इसके दाईं साइड में, दाईं तरफ जो आने वाले होते हैं वो क्या होते हैं आपके अधातु होते हैं। ठीक है, धातु और अधातु दोनों के गुण किसमें पाए जाते हैं? अधातु में पाए जाते हैं। तो जैसे मैं बात करूँ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, Au, Ag, ये सब क्या आपके धातु है, ये आपके क्या है धातु। जैसे बात करूँ कार्बन है, ये आपका क्या है अधातु है। जैसे सिलिकॉन है, ये आपकी क्या है उपधातु है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे? अपवाद की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं अपवाद की बात कर देता हूँ। अपवाद के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पूछे बस 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं बस, लेकिन आपको तो याद रखना पड़ना है आपको। अपवाद की बात करूँ, अपवाद का मतलब मैं सीधे बताऊँ तो अपने घर के एक बार घर की बात करता हूँ और आपको बटे मन न आवे, हालांकि आप बटे बैठे हो लेकिन आपको बटे मन न आवे। अरे घर का कोई और बात करता आप ये कौन कहा कि हाँ वो तो सही है, तो घर का कई बार ये कौन के मैं तो गाँव का बढ़िया कर तू दिवाड़िया गाँव, तो मतलब ये वही मतलब है तो यही सोचेगी गई है, लेकिन इसके गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इनके गुण क्या होते हैं? भिन्न। अभी हमने पढ़ा है कि सर धातु होती है कठोर होती है, धातु कैसी होती है? कठोर। लेकिन इसमें एक मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यदि इसे हथेली पर रखने पर कौन सी अवस्था में जाती है? द्रव अवस्था में आ जाती है। जैसे मैं बात करूँ सोडियम और पोटेशियम की, सोडियम और पोटेशियम है क्या आपके धातु है, लेकिन ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम। इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ये आपके अत्यधिक क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। अत्यधिक आपके क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, जो किसी के साथ क्रिया कर लेते हैं, सक्रिय धातु होते हैं, सक्रिय धातु। इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में डुबोकर, केरोसिन में डुबोकर रखा। ठीक है, यानी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। धातु कठोर होती है, मरकरी इसमें जो धातु है वो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। अपने हथेली पर रखने पर कौन सी अवस्था में आ जाती है? द्रव अवस्था में आ जाती है। सोडियम और पोटेशियम वो जो धातु होते हैं वो मुलायम होते हैं, चाकू से काट सकते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, सक्रिय धातु होती है, इन्हीं क्रियाशील में डुबोकर रखा जाता है इनको। या इसमें बात करूँ तो फिर ये ना किसी के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेट्रा इसी चीज़ है। तो क्या पाई जाए? ऑक्साइड पाई जाती है, इनकी क्या पाई जाते हैं? ऑक्साइड पाई जाते हैं। अभी नॉर्मली बस इतना याद रखना, ये अपवाद में ये चीज़ याद रखनी है। धातु जो होती है कठोर होती है, मरकरी धातु कमरे के धातु क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक चीज़ और, धातु के आभूषण बनाए जाते हैं। धातु में क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, अब शुद्ध धातु में कभी नहीं बनाए, क्योंकि मान सोने की बात करना तो 24 कैरेट सोना है। अब कोई बाइक की पैर के जगह कोई नेकलेस वगैरह, कंगन वगैरह शुद्ध धातु को पैर जमा 24 कैरेट ऐसे खटी अटक जाए तो घर आवानी तो भी एकदम तार बंद जाए, आगे देखे तो बाइक उकड़ी और नेकलेस को कितने मिला रास्ता पूरी लंबो। तो इसके लिए 24 कैरेट के आभूषण नहीं बनते, 22 कैरेट के आभूषण बने जाते हैं। इसमें 2 कैरेट अन्य कोई धातु मिला दी जाती है, जिन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट में थोड़ी बहुत ऐसा तो मैं बात कर देता हूँ, फिर अपना जो है वो आगे बढ़ाते हैं। बात करूँ मैं अधातु के बारे में, तो जो धातुओं के गुण होते हैं वो अधातु में नहीं पाए जाते, इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में या फिर ठोस अवस्था में पाई जाती है।
गैसीय अवस्था में पाई जाती है या फिर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसमें इनके अपवाद की बात करूँ मैं तो एक तो आपकी ब्रोमीन है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे मैं ग्रेफाइट की बात करूँ, ग्रेफाइट ए धातु होते हुए भी विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है आपकी, सुचालक होती है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट करूंगा एकदम फर्स्ट। सोडियम क्लोरीन सिलिकॉन में कौन सी धातु है, आपके पास क्वेश्चन है। सोडियम क्लोरीन सिलिकॉन में उपधातु बतानी है। 2014 पूछा गया है। तो बेटा सोडियम धातु, ए धातु क्योंकि गैस है, कौन सी है, धातु। बंसी गए ऑस्ट्रेलिया से भी तैयार पोलैंड, याद रखना ये स्टेटिक है। ठीक है, बंसी गए ऑस्ट्रेलिया सभी तैयार पोलैंड। ठीक है, और ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाना समझाइए। एक तो आपके पास है बर्जन और एक है निस्तापन। बर्जन है निस्तापन। इस चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2014 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। बर्जन या निस्तापन। अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो बर्जन और निस्तापन मतलब वो है कापन में है कि जो धातुएं होती है वो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं बढ़ जाती, अवस्था में नहीं पाई जाती। ये क्रियाशीलता के आधार पर पाए जाते हैं। किसके आधार पर, क्रियाशीलता की आधार पर। ठीक है, खनिज और ऐशक के रूप में। तो जो ऐशक होते हैं, ऐशक का मतलब होता है कि धातुएं तो होती है लेकिन उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, उन अशुद्धियों को अलग करते हैं। धातु प्लस अशुद्धियां, लेकिन होते क्या आपके लिए लाभकारी होते हैं। तो इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम धातुओं का परीक्षण, धातुओं का परिष्करण करते हैं। परिष्करण मतलब धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, धातुओं को हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, जिसके लिए हम दो विधियां का मिले थे। एक तो बर्जन होता है और एक क्या होता है, निस्तापन होता है। एक तो बर्जन होता है और एक क्या होता है, निस्तापन होता है। बर्जन में क्या करते हैं, अब हमें पता है कि धातुएं होती है, धातुएं क्या करती है कि सल्फर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ, इनके साथ अभिक्रिया करके, इनके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड यानी सल्फाइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। अब इस ऑक्साइड की परत को हटाना है और इस सल्फाइड की परत को हमें क्या करना है, हटाना है। इसके लिए हम दो विधियां का मिले थे, तो बर्जन होता है, क्या होता है, निस्तापन होता है। ठीक है, बर्जन में हम क्या करते हैं कि जो सल्फाइड एसिड है, सल्फाइड है एस्को में इसका उपयोग किया जाता है। याद रह जाएगा, अगर पूछ लिया जाए कि बर्जन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सल्फाइड एस्को में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें वायु की अधिक मात्रा के साथ, अधिक मात्रा के साथ इसको गर्म किया जाता है।
क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, एक नंबर। इसमें SO2 यानी सल्फर डाई ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। बताओ, याद रहे जो बर्जन सल्फाइड इसको में उपयोग किया जाता है। बर्जन जो है वायु की अधिक मात्रा के साथ इसको गर्म किया जाता है और इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब हम किसी बात करते हैं विस्थापन की। बस वही बात है, विस्थापन में क्या होते हैं, कार्बोनेट होते हैं आपके। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया पहले, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, सॉरी धातु ऑक्साइड लिखा नहीं, इसमें कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट एसिड में इसका उपयोग किया जाता है, इसको में इसका उपयोग किया जाता है। अब कार्बोनेट एसिड हमें पता है कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो CO2 गैस उत्पन्न, ठीक है। अब CO2 गैस उत्पन्न है तो इसको क्या किया जाता है, सीमित वायु के साथ गर्म किया जाता है। ये आपकी वर्जन ऑफ विस्थापन है, याद रखना। 14, 17 और 23 में पूछा गया तो आपकी बात पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अगर थारी किस्मत ढंगी है जब पूछ ले वो कोई बात नहीं, ना पूछे तो भी टेंशन ना देना, जो करवाऊंगा भी मानो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन को पूछेगा, तो एक्सपीरियंस है, ऐसे विश्वास तो बहुत अच्छी बात है, मैं करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। देखो, एक होता है धातु ऑक्साइड, एक आपका क्या होता है, धातु ऑक्साइड होता है। ठीक है, और हमें पता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है, होती है। याद रखना, वे धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड के बारे में बता रहा हूँ, वे धातु ऑक्साइड जो किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण उत्पन्न देते हैं। ठीक है, या फिर वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों के गुण को प्रदर्शित करें, गुण को क्या करें, प्रदर्शित करें, क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और इसके दो उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो एक तो आपका Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बात करूं, और एक आपका कौन सा है, ZnO, जिंको ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पित्तल की दो धातुओं की मिश्र धातु है, मिश्र धातु हमारा पूछा गया, मिश्र धातु, मिश्र धातु का ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, 2017 में, और भगवान मिला देंगे 2024 में, 2014, 17 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया मिश्र धातु। मिश्र धातु में पूछा किससे गया है, पित्तल का। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ मिश्र धातु के बारे में। ठीक है, मिश्र धातु का मतलब होता है धातुओं का समांगी मिश्रण, धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है,
मिश्र धातु कहलाता है, या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो पूछा किसका गया, पित्तल का। तो जैसे मैं पित्तल की बात करूं तो आपका जो पित्तल है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तांबा प्लस जिंक। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कांसा की, कांसा तो ये किसका बना होता है, तांबा और टिन का, तांबा प्लस टिन। और ये भी पूछा गया आपका 3 बार, ये सिर्फ 2014 में पूछा गया, 2017 में और 2024 में, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक होता है आपका अमलगम, अमलगम ये क्या होता है, पारा यानी जिसे मरकरी बोलते हैं, इसके साथ प्लस अन्य धातु। ठीक है, मिश्र धातु इसलिए धातुओं का सामान्य मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। पित्तल है वो तांबा और जिंक, अपन ये याद रखना, ठीक है रखना, ठीक है। ये 3 बार पूछा के वो किस में ध्यान देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वो है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपको। तो जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, याद रखना जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस H2 गैस। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अम्ल आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 प्लस धातु आपके पास क्या है, जिंक। तो इसकी जब हम इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, हमें पता है कि जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो ये आपका क्या है, कम क्रियाशील है। अब याद करो पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है कि अधिक क्रियाशील तत्व है अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है। अब ये इसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन की यहाँ दशा है नरेंद्र मोदी जैसी। ठीक है, मोदी जी ने क्या कहा था 2013 में कि हम तो फकीर आदमी झोला लेके चल पड़ेंगे। ऐसा ही क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कहता है कि भाई यहाँ जब तक हम किसी के साथ जुड़े हुए तो हमारा अस्तित्व है, अगर कोई आ जाता है हमसे बड़ा तो हम क्या करेंगे भी यहाँ से चले जाएंगे। तो जब जिंक इससे बड़ा है तो जिंक इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। ये तो आपका क्या बना है, लवण या जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये आपकी क्या बनी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और ये जो 2015 में पूछा गया तो जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया आपकी ये रही। और ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, कोई आपको बीकर दे दिया, उसमें H2SO4 जिंक दे दिया, तो उसमें बतानी थी कौन सी गैस है, कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। अब हमें एक टॉपिक और बचता है, H2 गैस का परीक्षण, गैस का परीक्षण जिसे पोप परीक्षण भी बोलते हैं, पोप परीक्षण। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका हमें परीक्षण करना है, हमें बताना है कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर उपस्थित है या फिर नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक परख नली लेते हैं, क्या लेते हैं, परख नली। ठीक है, और इस परख नली के अंदर एक प्रवाह नली लगाते हैं। प्रवाह नली मतलब यहाँ से कुछ जो भी कोई गैस वगैरह हो इसका प्रवाह होगा। और इस प्रवाह नली को हम कहाँ से गुजारते हैं, क्या साबुन के विलयन से। तो ये आपके पास क्या है, एक साबुन का विलयन है, साबुन का विलयन। ठीक है, और इस प्रवाह नली को जब हम इसके अंदर लेके जाते हैं, इसके अंदर साबुन का विलयन भरा हुआ भी। ठीक है, हमारे पास क्या H2SO4, तो इसके अंदर क्या आपके पास H2SO4।
तो इसमें हम कुछ क्या डालते हैं, जिंक के टुकड़े, जिंक के टुकड़े Zn। अब बताओ जिंक इसके साथ अग्रेगा तो हाइड्रोजन तो निकल जाएगी, ये आपके हाइड्रोजन वाले क्या है H2 गैस। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और इस विलयन से होकर गुजरेगी, और जैसे इस विलयन से होकर गुजरती है तो ये बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। किस रूप में आती है, बुलबुलों के रूप में। तो हम क्या करते हैं, इन बुलबुलों के पास में एक जलती मोमबत्ती लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं भाई, जलती हुई मोमबत्ती। तो जलती हुई मोमबत्ती जब इनके पास में लेके आते हैं तो ये एक फटफट की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, फटफट की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये जो फटफट की ध्वनि है वो किसको प्रदर्शित करती है, हाइड्रोजन गैस को। किसको प्रदर्शित करती है, हाइड्रोजन गैस को प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। हालांकि 2022 और 15 में पूछा गया है, तो और भी याद रखना। याद रखना हम कोई प्रश्न लेते हैं उसमें H2SO4 डालते हैं, H2SO4 डालने के बाद हम जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन गैस प्रवाह नली के द्वारा कहाँ से गुजरते हैं, साधन के विलयन से। तो किस रूप में निकलती है, बुलबुलों के रूप में। इसके पास में क्या लेके आते हैं, मोमबत्ती। तो फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम हाइड्रोजन गैस का परीक्षण या पोप परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये 2015 में पूछा गया। प्रश्न पूछा गया है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक तो 2015 में पूछा गया और एक 2016 में पूछा गया। तो कौन सी पाई जाती है, हमें पता है पारा, जिसे हम मरकरी बोलते हैं, जिसे हम पारद भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, Hg। कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और बाकी जो धातुएं होती है वो कैसी अवस्था में पाई जाती है, धातुएं आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये मैंने बताया था जब हम धातुओं के बारे में पढ़ रहे थे, उस वक्त मैंने बताया था कि एक धातु होती है, अपवाद में बताया था कि ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, बाकी ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और इनका निर्माण से जो सोडियम क्लोराइड बनता है वो हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम व क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, ठीक है। और बी में पूछा गया था NaCl का निर्माण कैसे, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के द्वारा। ये 2016 में पूछा गया भी। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा गया आपको 2015 में, ठीक है। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें सोडियम की जगह मैग्नीशियम दे रखा है और आपकी क्लोरीन की जगह क्लोरीन है। तो सोडियम और मैग्नीशियम और क्लोरीन का पूछ रखा था, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे, ये मैं करवा दूंगा, ये आप खुद करोगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ये आपको बता दूंगा। तो सोडियम और क्लोरीन की मैं बात करता हूँ। तो सोडियम आता है 11 नंबर पे। तो इस ये जो 11 नंबर पे आता है ये इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक जो 11 होते हैं, जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है इसमें इतने प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 11। और इसमें क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। तो ये इसका नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये इसकी कक्षाएं हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है, तो इसमें कक्षाएं होती है K L M। ये पहले K होती है, फिर L, फिर M, ऐसे बढ़ती जाती है। इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर 8 बढ़ते हैं, फिर 8 बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद, तो पहले में 2 बढ़ती है, कितने बचे, 9 बचे। फिर दूसरे में 8 बढ़ती है, 1 बचा। तो इसमें कितना आएगा, 1। तो पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, दूसरे में 8, 1 2
3 4 5 6 7 और 8। 30 में कितना है? कितना खाली रह गया? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब तुम ये बताओ, वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा वो एक छोटा को, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा वो? Na पॉजिटिव इन सोडियम तरह। ऐसा किसके साथ होता है? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन कितने नंबर पर? 17, ठीक है। कितने प्रोटॉन? प्रोटॉन संख्या 17। ऐसे सेम बनाओ, इसका नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पहली कक्षा, ये आपकी दूसरी कक्षा और ये आपकी तीसरी कक्षा, ठीक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरी में फिर 7 बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में है नहीं, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? लेके आएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना, तो ये बनाएगा Cl नेगेटिव। अब हमें किसका निर्माण करना है? NaCl का। किसका निर्माण करना है? NaCl का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, NaCl, ये आपकी क्लोरीन है 17। तो सोडियम है, सोडियम में बाइकोस में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक चाहिए इसको, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या बनेगा? NaCl। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर नहीं पूछा जाता है तो फिर आपको हाफ ईयरली में पूछ लिया होगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो धातुओं के कोई 2 गुण लिखो। तो धातुओं के मैंने बहुत सारे गुण बताए थे आपको। धातुएं कठोर होती है, धातुएं चमकीली होती है, धातुओं में तन्यता का और आघातवर्तीयता का गुण पाया जाता है। तो 2 गुण लिख सकते हो। मिश्र धातु की बात करूं तो मिश्र धातु के बारे में बता दिया मैंने कि मिश्र धातु क्या होती है? 2 धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? 2 धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। और मैंने उसमें बताया था आपको कि जो पीतल होती है वो तांबा और किससे मिलकर बनी होती है? जिंक से। तांबा प्लस जिंक, ठीक है। मैंने अमलगम के बारे में बताया था आपको, मैंने आपको कांसा के बारे में बताया था। तो ये आपकी क्या होती है? मिश्र धातुएं होती है, ठीक है। और जो मिश्र धातु है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कब पूछा मैं आपको। धातु है, धातु के ऑक्साइड डिफर करती है, ये क्वेश्चन बता देता। एक चीज देखो, इस चैप्टर में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करना भाई। इसमें पूछा गया धातु वह धातु ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में बताना है। ये आपको पूछा गया है, कब पूछा गया है? 2017 में, ठीक है। कब पूछा गया? 2017। तो धातु है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति बतानी है आपको। धातु ऑक्साइड जो होते हैं ना, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो होते हैं आपके क्षारीय, ठीक है। और अधातु जो ऑक्साइड होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं? अम्लीय। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि धातु ऑक्साइड क्षारीय क्यों होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय क्यों होते हैं। क्योंकि जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, धातु जो आपके ऑक्साइड होते हैं वो किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण प्लस जल बनाता है, ठीक है। धातु ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण। मैंने एक बात बोली थी कि लवण और जल जहां भी बनता है वो कैसी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, होती है कि नहीं होती? और उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है? जब क्षारक और अम्ल दोनों अभिक्रिया करते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण। मतलब हमारे पास अम्ल तो है
तो फिर ये जो धातु ऑक्साइड है वो किसका व्यवहार प्रदर्शित कर रही है, क्षारीय की है। तो समझ में आएगा धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय की। तो ऐसा जो है धातु ऑक्साइड हमें पता है कि क्षारीय के साथ क्या करेगी, अब क्या तो क्या बनाएगी, लवण प्लस जल, और लवण प्लस जल बनाती है मतलब रासायनिक क्रिया। तो आपके पास क्षारक तो है, तो ए धातु ऑक्साइड कैसे व्यवहार करेगी, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर से पूछा गया दो धातु ऑक्साइड का नाम लिखूंगा, धातु, बस ऐसा ही फोन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोह धातु पर भाप की क्रिया। लोह धातु पर भाप की क्रिया का चित्र 2022 में पूछा गया। तो मैं नॉर्मली चित्र जो है वो आपकी किताब में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जो लोह धातु है यानी Fe है, किसके साथ अभिक्रिया करती है, भाप के साथ, यानी H2O के साथ है, जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जल के साथ अभिक्रिया करके होगा क्या बनाएगी, Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड बनाती है आपकी। ठीक है, तो ये जो चित्र है वो आप किताब के अंदर देख लेना, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो याद रखना उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, और विद्युत का भी कौन सा होता है, चांदी। ये 2024 में पूछा गया है। ठीक है, जो मेरी जो इस चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास जहाँ से शुरू होती है, जिस टाइम मैंने धातुओं के बारे में बताया था, वहां से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, लगभग वहीं से क्वेश्चन है। तो आप वो एकदम अच्छी तरह से देख लेना भाई। ठीक है, पित्तल में तांबे के साथ दूसरी मिश्र धातु कौन सी होती है, पित्तल है। पित्तल हमें पता है क्या है, मिश्र धातु। पित्तल आपकी क्या है, मिश्र धातु है। तो इसमें एक तो तांबा होता है, दूसरी बतानी कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है फिर आपकी पता, तो दूसरी कौन सी होगी, जिंक। कौन सी होगी, जिंक। तांबा और जिंक। तो तांबा तो दे रखा है, जिंक पूछा 2024 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन में कौन सी द्रव धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर, ब्रोमीन व आयोडीन में द्रव धातु पूछा गया। ठीक है, कब पूछा गया ये प्रश्न, ये पूछा गया 2024 में। सल्फर गैस मैंने बताया था, अब ए धातु में अपवाद, तो ये कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। और आयोडीन, अब एक याद रखना भी इसमें ये अपवाद भी है, आयोडीन जो होती है वो चमकीली होती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी क्या होती है धातु, क्योंकि ए धातु क्या होती है, गैस या फिर ठोस। तो सल्फर आपकी क्या गैस है। ब्रोमीन जो है वो ए धातु होते हुए भी कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन है वो ए धातु होते हुए भी कैसी होती है, चमकीली। हमें पता है चमकीला जो गुण होता है वो किसमें पाया जाता है, धातु में। तो ये आपके लोग क्या है, अपवाद है। ठीक है, और ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। धातु उष्मा की सूचकांक होती है, धातु में उष्मा की सूचकांक होती है, ये 2024 में पूछा गया प्रश्न। इसका चित्र बताना है। तो घरे जो आप खाना बनाना जो चिंता वो क्या लोहे भी तो है, जितना बर्तन में सारा क्या धातु ही है। तो भी मैं कभी देखोगे अगर आप खाना बनावा, अगर मम्मी आपने रोटी वगैरह बनावा, तो जो चिमटो है वो कुछ समय बाद क्या हो जाए, गर्म हो जाए। अब पापा रोटी तो पकड़ा आ गया इसमें, लेकिन पीछे इसमें क्या हो जाए, धीरे धीरे गर्म हो जाए। क्योंकि उसमें उष्मा का क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है।
उसमें ऊष्मा में क्या होता है, संचरण होता है। तो 7th क्लास में जब आप ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ते हो तो ऊष्मा स्थानांतरण में एक चित्र बनाया दिया गया है कि एक स्टैंड आपके पास और एक आपके पास एल्यूमिनियम की क्या कोई पट्टी है, उसमें आप मोम की कुछ बूंदे गिराते हो। तो एक साइड में जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो कुछ समय के बाद ये जो मोम के जो बिंदु है वो सभी क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक चित्र है, देख लेना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्रियाशीलता का, ये थोड़ा आपको अच्छे से समझो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन रह गया, नहीं हो गया भाई। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है सक्रियता श्रेणी। क्वेश्चन तो ये पूछा गया था एल्यूमिनियम, फेरस तथा जिंक की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम लिखो 2023 में। ठीक है, एल्यूमिनियम, फेरस तथा जिंक की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम लिखना है। मैं इससे पहले आपको क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी होती है, उसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि जो आपकी धातुएं होती है, मैंने बताया था कि धातुओं को हम कहाँ से निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं। ठीक है, जमीन की भूपर्पट्टी में पाई जाती है। तो भूपर्पट्टी में दो प्रकार से पाई जाती है, एक तो बर्जन और एक तो खनिज के रूप में पाए जाते हैं और एक ऐसा के रूप में पाए जाते हैं। जो खनिज के रूप में पाए जाते हैं वो एकदम शुद्ध होते हैं, और जो ऐसे के रूप में पाए जाते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, लेकिन उनको निकालना क्या होता है, लाभकारी होता है। तो ये जो धातुएं होती है वो 3 प्रकार से पाई जाती है, एक तो उच्च अभिक्रियाशील के रूप में, एक मध्यम रूप से और एक है स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से जैसे सोना है, चांदी है, ये इनमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। लेकिन जो उच्च क्रियाशील तत्व होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी अशुद्धियां होती है। क्योंकि सोडियम जो पोटेशियम होते हैं वो तो क्या होते हैं, सक्रिय धातु होते हैं, वो हर किसी के साथ क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इनको हम कहाँ डुबो कर रखते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। उसके बाद हम मध्यम आती है, उनको हम क्या करते हैं, या निस्तापन विधि के द्वारा उनको अलग करते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोनेट एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, एक में किस क्या पाए जाते हैं, आपके सल्फाइड के एसिड पाए जाते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, उनका परिष्करण करते हैं, उनको शुद्धिकरण करते हैं उनका। तो सक्रियता श्रेणी आपकी क्या होती है, क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, आपकी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, और सक्रियता श्रेणी का जो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रश्न, जैसे पोटेशियम है, फिर उसके बाद आपको क्या आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर आता है जिंक, फेरस, कौन सा रह गया, जिंक, फेरस, कॉपर और एजी और आपका एयू। ठीक है, ये आपकी क्या सक्रियता श्रेणी है। तो इसमें एक कौन सा रह गया, हाँ कैल्शियम रहेगा, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, आपका कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, यहाँ आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये आपका सक्रियता श्रेणी का क्रम है। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, एजी और एयू, ये है आपकी क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का अवरोही क्रम। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक सक्रिय धातु
तो ऑप्शन में दे दिया आपको पोटेशियम और सोडियम, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करोगे? पोटेशियम। ठीक है, सबसे कम सोना, क्योंकि ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में, इसलिए इसकी क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण, आभूषण देख लेना किसके बने होते हैं? सोने के बने होते हैं, यानी गोल्ड के बने होते हैं। ठीक है, और कितनी कैरेट के बने होते हैं? 24 कैरेट के बने होते हैं। सॉरी, 24 कैरेट तो शुद्ध धातु, शुद्ध सोना होता है, लेकिन कितने कैरेट के बने होते हैं? 22 कैरेट या फिर 21 कैरेट या फिर 20 कैरेट का बना होता है। शुद्ध जो सोना होता है उसके हम कभी आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। अब देखो, एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम लिखना है, तो सबसे कम बताओ कि कौन सा होगा? एल्यूमिनियम होगा, फेरस होगा या फिर जिंक होगा? तो देखो, फेरस पहले, फेरस से फिर अधिक कौन सा है? जिंक, Zn, और फिर क्या था? एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के मध्य भेजें, और देखते रहें साइंस विद सालिम। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में।